नमस्कार, मनी नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि उनके शेयरों में किस तरह की गतिविधि देखने को मिली। साथ ही हमारा एक और खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके ज़रिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफ़र। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की, और आज की पहली खबर वो हम लेकर के आए हैं सिप्ला से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को 1.39 करोड़ शेयरों की यहाँ पर ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है, जो कि कुल 1.72% की हिस्सेदारी है। 1518.75 के भाव पर आपको बता दें ये पूरा सौदा हुआ। इसकी कीमत जो है वो 2111 करोड़ रुपए रही। कंपनी के प्रमोटर सायमिना हमीद रुमाना हमीद ने इसमें हिस्सा बेचा है। करीब 1.72% हिस्सा इनकी तरफ से बेचा गया। सामिना ने 79.54 लाख, जो कि 1.11% हिस्सेदारी होती है। वहीं रुमाना ने 49.43 लाख शेयर, जो कि 0.61% हिस्सेदारी होती है, इनको बेचा है। एडीआईए, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बंधन बैंक समेत कई निवेशकों ने 87.14 लाख शेयर खरीदे हैं। डील के बाद कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 30.92% से घट करके 29.2% रही। इस खबर के बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो इस पूरे हफ्ते शेयर में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। शेयर में आपको बता दें कि 1477 रुपए के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो निकल करके आई है उसका आप रुख करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर निकल करके आई है ग्रीव्स कॉटन को लेकर के। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आईपीओ के लॉन्च को जो सब्सिडरी कंपनी है उसको जो है वो मंजूरी मिल गई है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है ग्रीव्स कॉटन की सब्सिडरी कंपनी है। 1 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक हुई है, उसमें ये फैसला लिया गया है कि फ्रेश इशू ओएफएस के जरिए रकम जुटाने को मंजूरी दे दी गई। इसके चलते जो प्रमोटर कंपनी है ग्रीव्स कॉटन, उसके शेयर में हमने काफ़ी तेज़ी आती हुई दिखाई दी और ये पूरे हफ्ते के दौरान हमने देखा इसमें करीब 3.25% के आसपास की तेज़ी आती हुई दिखाई दी। जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन शेयर में अच्छी खासी मजबूती आती हुई दिखाई दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जुड़ी हुई है डिक्सन टेक्नोलॉजी के जरिए। यहाँ पर भी खबर सब्सिडरी कंपनी से जुड़ी हुई है। सब्सिडरी कंपनी पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने कॉम्पैक्ट डिमांड डिवाइस के साथ करार किया है, और ये करार किस लिए किया गया है? गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये करार किया गया है। कॉम्पेल के ग्राहक गूगल इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया के लिए स्मार्टफोन बनाने के लिए जो है ये करार किया गया है। आपको बता दें कि आईटी हार्डवेयर कारोबार में जो है पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और इस शेयर ने रिकॉर्ड 16,842.70 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छूता हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर दिखाई दिया था। हालांकि उसके बाद, ये उस दिन की बात है जिस दिन ये खबर आई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा इसने 17,000 के लेवल को भी पार किया और पूरे हफ्ते के दौरान इस शेयर में करीब 6%, 6.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। 17,430 का स्तर यहाँ पर शुक्रवार को क्लोजिंग के समय देखने को मिला। जोमेटो की बात अब कर लेते हैं। जोमेटो की वैल्यूएशन के मुकाबले 35% सस्ता स्विगी का शेयर है। इस बारे में एक बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है जोमेटो को लेकर के और स्विगी को लेकर के, और ये रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की तरफ से। और आपको बता दें कि स्विगी का शेयर एचएसबीसी की रिपोर्ट के बाद 5 दिन में 15% चढ़ा है। इंस्टामार्ट की फ़ीस बढ़ाने पर भी स्विगी जो है वो विचार कर रही है। 10 मिनट में फूड डिलीवरी सर्विस का कारोबार विस्तार जो है वो कंपनी करने जा रही है। इस जो 10 मिनट की सर्विस है उसको बोल्ट कहा जाता है। इसको 400 से ज़्यादा शहरों और कस्बों के अंदर कंपनी लॉन्च करने जा रही है। 400 शहरों में टियर 1 और टियर 2 यानी छोटे शहर भी मौजूद होंगे। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और पुणे, ये वो शहर है जिनसे अब भी इनकी शुरुआत हुई थी बोल्ट की, और अब ये जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर, कोयम्बटूर, कोची के अंदर भी कंपनी ये सेवाएं देने जा रही है। और इसी खबर के चलते स्विगी के शेयर में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें हाल ही में लिस्ट हुई है स्विगी कंपनी, और ये बीते हफ्ते के अंदर इसमें करीब 15.5% से ज़्यादा की मजबूती आती हुई दिखाई दी है। और शानदार मूव रहा, 544.15 पर यह शेयर शुक्रवार को बंद हुआ। ब्लैक स्टोन के समर्थन वाले क्वालिटी केयर इंडिया के साथ आपको बता दें कि एस्टर डीएम को मंजूरी मिल गई है मर्जर की, और
आपको बता दें कि केयर इंडिया के साथ मंजर को बोर्ड मंजूरी शेयर स्वैप यानी शेयरों के लेन देन के जरिए इस मंजर को मंजूरी दी गई है। केयर हॉस्पिटल्स के 1.9 करोड़ शेयरों के बदले 1.86 करोड़ शेयर वो अलॉट किए जाएंगे। ब्लैकस्टोन और सेंटेरा मॉरिशस से 445 रुपये 80 पैसे पर ये शेयर खरीदे जाएंगे। 1.86 करोड़ शेयरों का 456.33 रुपये के भाव पर ये अलॉटमेंट आता हुआ दिखाई देगा और इसी के चलते एस्टर डीएम के शेयर में भी हमने देखा एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में यहाँ पर करीब 0.25% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन अगर हम पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 0.5% के आसपास की हालांकि गिरावट ही आती हुई दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का अब रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो हुई है मझगांव डॉक के से जुड़ी हुई रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट अब तय कर दी है। 27 दिसंबर को शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। 22 अक्टूबर को 1:1 रेशियो के अंदर शेयर विभाजन की घोषणा की गई थी। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला एक शेयर 5 रुपये की फेस वैल्यू में 2 शेयरों में ये स्प्लिट होगा। इसके अलावा आपको बता दें इस पूरे हफ्ते रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बहुत सारी खबरें आती हुई दिखाई दी, जिसके चलते हमने देखा कि डिफेंस शेयरों में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त के साथ लगभग फ्लैट बंद हुआ था मझगांव डॉक, लेकिन अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर करीब 4.25% की बढ़त आती हुई दिखाई दी। अगली खबर प्रिकॉल पर है। आपको बता दें कि सुंदरम ऑटो के प्लास्टिक कंपोनेंट डिवीजन के अधिग्रहण को लेकर के कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें सुंदरम ऑटो टीवीएस मोटर की सब्सिडरी कंपनी है। आपकी इसकी खरीद का भाव जो है जो तय किया गया है, सुंदरम ऑटो के प्लास्टिक कंपोनेंट डिवीजन को 215.3 करोड़ में खरीदने पर प्रिकॉल विचार कर रही है और सब्सिडरी प्रिकॉल प्रेसिजन प्रोडक्ट के जरिए प्रिकॉल ये एक्विजिशन पूरा करेगी। 31 जनवरी 2025 तक ये एक्विजिशन पूरा हो जाने की उम्मीद है। प्रिकॉल प्रेसिजन को सपोर्ट करने के लिए 120 करोड़ रुपए के निवेश को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। सब्सिडरी की ऑपरेशनल ग्रोथ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा चरणों में प्रिकॉल की तरफ से ये निवेश किया जाएगा। इस खबर के चलते प्रिकॉल के शेयर में भी सकारात्मक मजबूती देखने को मिली और पूरे हफ्ते के दौरान शेयर के अंदर करीब 4.25% से ज़्यादा की मजबूती आती हुई दिखाई दी। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की और एचडीएफसी बैंक में आपको बता दें कि अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। बैंक का मार्केट कैप दोबारा 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचता हुआ दिखाई दिया। 3 दिसंबर को शेयर ने 1837.40 का ऑल टाइम हाई छुआ था। बैंक के 21.7 लाख शेयरों में ब्लॉक डील भी होती हुई दिखाई दी। 1805 रुपए के भाव पर सोमवार की क्लोजिंग के हिसाब से 392 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ। 25 नवंबर को पहली बार 1800 का लेवल जो है वो शेयर ने पार किया था। 28 नवंबर को पहली बार 14 लाख करोड़ के पार जो है एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप जाती हुई दिखाई दी। हालांकि आपको बता दें कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में 1855 का लेवल भी आता हुआ दिखाई दिया, जो क्लोजिंग बेसिस पे रहा। और पूरे 5 दिन कारोबारी सत्र की बात करें तो इसमें करीब 4.5% के आसपास की मजबूती आती हुई दिखाई दी। बैंक के बाद अब बात कर लेते हैं दिग्गज ऑटो कंपनी की। मारुति सुजुकी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। मारुति सुजुकी की कारों के दाम अब बढ़ाने की योजना सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस दाम बढ़ाने की योजना के ऐलान के बाद शेयर के अंदर 4% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। जनवरी से कारों के दाम बढ़ाने की कंपनी की योजना है और कीमतों में करीब 4% तक के बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले हुंडई भी अपनी कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है और मारुति और हुंडई दोनों के शेयरों पे दाम बढ़ाने की खबरों के चलते हमने देखा एक सकारात्मक रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। अगर मारुति के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 11,303 रुपए के स्तर पर ये बंद हुआ। हालांकि अगर पूरे हफ्ते के कारोबारी सत्र की बात करें, पूरे हफ्ते की अगर शेयर मूवमेंट की बात करें तो शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट करीब 0.25% की बढ़त के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण मेटल कंपनी वेदांता की। वेदांता का बड़ा फैसला है और आपको बता दें कि वेदांता के शेयर में काफ़ी शानदार मजबूती इस पूरे हफ्ते आती हुई दिखाई दी है। दरअसल खबर यहाँ पर यह है कि बंधक रखे कंपनी ने करीब 7% जो है वो शेयर जो है वो छिड़ाए हैं और इसके बाद जो है हमने देखा कि शेयरों में 7% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। 500 का स्तर भी पार करते हुए दिखाई दिए वेदांता के शेयर। ये शेयर 1.2 अरब के थे। वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंसेस के बॉन्ड के जरिए जो है ये शेयर गिरवी रखे गए थे और अब इनको
छुड़ा लिया गया है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में शेयर के अंदर 6% से ज़्यादा की मजबूती आती हुई दिखाई दी और वेदांता का शेयर 500 के ऊपर 501 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में करीब 6% की मजबूती और पूरे हफ्ते के दौरान अगर हम देखें तो करीब 10.5% से ज़्यादा की मजबूती वेदांता के शेयर में देखने को मिली। इस मजबूती की खबर बोरोसिल रिन्यूएबल से भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी आपको बता दें शुक्रवार के कारोबारी सत्र में एक अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दी और करीब 8% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। खबर यहाँ पर यह है कि चीन और वियतनाम से आने वाले टेक्सचर्ड, टेम्पर्ड, कोटेड और अनकोटेड दोनों तरह के ग्लास के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो सरकार की तरफ से लगा दी गई है। आपको बता दें कि एंटी ड्यूटी लगाई गई है उसके चलते बोरोसिल के शेयर दौड़े हैं। यहाँ से वियतनाम के से और चीन से और बाकी जगहों से जो ग्लासेस आते थे उसके चलते जो घरेलू कंपनियाँ थीं बोरोसिल, असाई इंडिया जैसी कंपनियाँ, उनको नुकसान होता था। अब इसका सीधा फ़ायदा जो है वो इन दोनों कंपनियों को आता हुआ दिखाई देगा और इन दोनों शेयरों के अंदर हमने शुक्रवार के कारोबारी सत्र में काफ़ी अच्छी मजबूती जो है वो आती हुई दिखाई दी। अगर शेयर की बात करें तो पूरे हफ्ते के दौरान बोरोसिल के अंदर करीब 25% से ज़्यादा की मजबूती वो आती हुई दिखाई दी। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में करीब 7.25% बोरोसिल का शेयर बढ़ करके बंद होता हुआ दिखाई दिया। बात कर लेते हैं अफकॉन इंफ्रा से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें शुक्रवार को शेयर के अंदर 6.25% से ज़्यादा की बढ़ोतरी रही और ये 559 तक के स्तर पर पहुंच गया। खबर यहां पर ये रही कि दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 की सबसे बड़ी टनलिंग ड्राइव जो है इसने पूरी की है। अब कंपनी का मार्केट कैप 20,079 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। इसके आईपीओ पर भी हमने डिटेल पे मनी 9 में इस पर चर्चा की थी और 3.25% के ज़्यादा की तेजी के साथ शुक्रवार को इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो अफकॉन इंफ्रा के शेयर में भी पूरे हफ्ते के अंदर 10% से ज़्यादा का अपमूव तेज़ी आती हुई दिखाई दी। बात कर लेते हैं पेटीएम की और पेटीएम के शेयर में लगातार मजबूती बनी हुई है और अब ये शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पेटीएम के शेयर 991 रुपए के 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। इस साल आपको बता दें कि अब तक शेयर ने 50% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो हासिल की है। पेटीएम के जापान की पेपे में स्टेक सेल की संभावना के चलते जो है इन शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। $25 करोड़ में आपको बता दें कंपनी जो है स्टेक सॉफ्टबैंक को बेचने की खबर भी आई थी और इस पर एक्सचेंजों ने पेटीएम से अब सफाई भी मांगी है। लेकिन इन तमाम अटकलों और संभावनाओं के बीच पेटीएम के शेयर में लगातार मजबूती देखने को मिली। पेटीएम का शेयर शुक्रवार के कारोबारी सत्र में करीब 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ और पूरे हफ्ते के दौरान 7% से ज़्यादा की तेज़ी करीब 7.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा ओएनजीसी और एनटीपीसी ग्रीन के अंदर एक बड़ा सौदा आता हुआ दिखाई दिया है। ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन अपना रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो खरीदेगी। आपको बता दें कि 100% स्टेक खरीद का सौदा 70 से 75 करोड़ डॉलर में होने की उम्मीद है। ओएनजीसी और एनटीपीसी ग्रीन का ये जॉइंट वेंचर है ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन और इसी में 100% हिस्सा जो है वो ओएनजीसी खरीदेगी। एनटीपीसी ग्रीन के अंदर पूरे हफ्ते के दौरान अगर हम बात करें मजबूती का रुख यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया और इस शेयर के अंदर अगर हम शुक्रवार की बात करें तो करीब 2.25% की बढ़त देखने को मिली और पूरे हफ्ते के दौरान करीब 15% के आसपास की मजबूती एनटीपीसी ग्रीन के शेयर में आती हुई दिखाई दी। वहीं अगर ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी के शेयर में भी मजबूती का ही रुझान देखने को मिला है। हालांकि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में यहाँ पर आधे फीसद के आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पर 3.25% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें कि इंडस टावर के कर्ज को लौटाने के लिए इस्तेमाल कंपनी कर सकती है अपने फ़ंड को, जो कंपनी ने जो फंड जुटाया है। वोडाफोन ग्रुप इक्विटी शेयर जारी करके अब ये फ़ंड कंपनी जुटाने की योजना बना रही है और इस फंड को इंडस टावर को दिया जा सकता है। 9 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक में इस पर जो है फाइनल फैसला लिया जाएगा। सितंबर तिमाही तक वोडाफोन आइडिया पर इंडस टावर का करीब 3500 करोड़ रुपए का कर्ज है। हालांकि इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर पे हमने दबाव आता हुआ दिखाई दिया। पूरे अगर हम हफ्ते की बात करें तो एक मजबूती का रुझान अवश्य देखने को मिला और शुक्रवार के कारोबारी सत्र में इसमें मामूली बढ़त ₹8.12 के स्तर पर ये शेयर बंद होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पूरे हफ्ते के दौरान करीब 2% के आसपास की गिरावट ही देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं सुजलाओं से जुड़ी हुई खबर की। जिंदल रिन्यूएबल्स की सहायक कंपनी जेएसपी ग्रीन के साथ कंपनी ने अपना करार जो है वो बढ़ा दिया है।
ग्रीन पावर की पहले से ज़्यादा सप्लाई के लिए कंपनी ने ये डील साइन की है। जिंदल रिन्यूएबल अब सुजलॉन एनर्जी का सबसे बड़ा ग्राहक बनता हुआ दिखाई दिया और इस पूरे हफ्ते के दौरान सुजलॉन एनर्जी के शेयर में भी हमने काफ़ी तेज़ गतिविधियां, उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। लेकिन शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हमने देखा कि इस शेयर में 1.25% से ज़्यादा की गिरावट आती हुई दिखाई दी। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर करीब 7.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। आपको बता दें 75 रुपये से इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। अब शेयर में दोबारा रिकवरी आती हुई, हालांकि शुक्रवार के सत्र में शेयर में दबाव देखने को मिला। तो यदि बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई बड़ी सुर्खियां, चलिए अब रुख कर लेते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा होता है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अदानी ग्रुप ने रिश्वत के आरोपों पर सफाई दी है। आपको बता दें कि बीते वीकेंड पर रिश्वतखोरी के आरोप पर गौतम अदानी की सफाई आई है। रिश्वतखोरी के आरोप के बाद गौतम अदानी ने पहली बार इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी और हर आरोप के साथ आपको बता दें कि गौतम अदानी और मजबूत हो रहे हैं। ये बयान गौतम अदानी की तरफ से आया। आपको बता दें अदानी इंटरप्राइजेज ने एवीसर्व्स और एवीग्राउंड का 99% हिस्सा वो भी खरीदा है। आपको बता दें कि इसके अलावा इसके बाद अदानी समूह के शेयरों में जो है अच्छी खासी रिकवरी, अच्छी खासी मजबूती भी आती हुई दिखाई दी। आपको ये भी बता दें कि कंपनी ने अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग यानी कि AHL के ज़रिए 1.98 करोड़ रुपए में हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा विवादों में बांग्लादेश के साथ जो डील चल रही थी उस पर भी काफ़ी सारी अपडेट्स आती हुई दिखाई दी। बांग्लादेश के साथ पावर डील पर दोबारा बातचीत की पेशकश कोर्ट के फैसले से पहले आपको बता दें कि इस पर बातचीत की जाएगी। फरवरी में जांच के बाद ही बांग्लादेश कोर्ट देगी डील पर फैसला। अदानी समूह में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। सफाई के बाद आपको बता दें कि शेयर में रिकवरी देखने को मिली। हालांकि आखिरी कारोबारी सत्र में थोड़ा दबाव ही अदानी समूह के शेयरों में आता हुआ दिखाई दिया। अदानी पावर जिस पर की खबर थी उस पर हम काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश ने ग्रुप के साथ पावर सप्लाई से जुड़ी हुई डील में बदलाव किया है। बांग्लादेश ने पेमेंट विवाद के चलते अदानी पावर से सप्लाई आधी करने को कहा। झारखंड में 1600 मेगावाट के पावर प्लांट से बांग्लादेश को सप्लाई जो है वो 2015 में शुरू हुई थी। अदानी पावर ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी BPDB के साथ 25 साल का PPA किया था। बांग्लादेश पर बिजली सप्लाई से जुड़ा हुआ करीब 7,000 करोड़ रुपए का अभी भी बकाया है। सेबी के पास आरोपों को सेटल करने के लिए ग्रुप ने अपील की है। समूह पर लिस्टेड कंपनियों की शेयर होल्डिंग में गड़बड़ी के भी आरोप लगे थे और इसको लेकर के अदानी समूह की तरफ से कहा गया कि वो जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसके लिए जो भी फीस होगी वो उसको जुर्माने को चुकाने के लिए तैयार हैं। अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी, अदानी पावर पर ये शेयर होल्डिंग में बदलाव को लेकर के आरोप जो है लगाए गए थे। 2020 में समूह ने न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग नियम का उल्लंघन किया था। सेबी ने तब 2500 करोड़ रुपए की इन पर पेनल्टी लगाई थी। 3 दिसंबर को अदानी समूह के 11 में से 6 शेयरों में मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो अदानी समूह के शेयर बीते हफ्ते भी रडार में रहे और काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई दिया। अब मैप माई इंडिया की बात कर लेते हैं। आपको बता दें IPO लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे फिसल गया है मैप माई इंडिया का शेयर। प्रस्तावित B2C वेंचर में निवेश की योजना को रद्द किया गया है। 29 नवंबर को बोर्ड ने B2C वेंचर में निवेश को मंजूरी दी थी। B2C सेगमेंट को सब्सिडरी की बजाय अलग कंपनी बनाने को लेकर के फैसला लिया गया था। B2C वेंचर में 10 लाख रुपए में 10% हिस्सा खरीद को मंजूरी दी गई थी। B2C वेंचर में CCD के जरिए 35 करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश को भी मंजूरी दी गई थी। CEO रोहन वर्मा के पास B2C वेंचर में बाकी 95% हिस्सा जो है आज करीब 1534 रुपए के आसपास का इसने 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर टच किया। आपको बता दें कि IPO लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे फिसल गया था शेयर और यहाँ पर लगातार जो है वो दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर अब विराम देते हैं। अगले हफ्ते शनिवार को फिर शाम को आपसे मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप लगातार मई 9 के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसे लगा है उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य बताएं। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। आप सभी को नमस्कार करने से पहले ये भी बता दें कि इस बार रविवार को अजय बग्गा के साथ हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिए।
शाम 5 बजे, जिसमें कि आरबीआई की पॉलिसी में का असर किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय शेयर बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बजट से पहले किन सेक्टर्स में खरीदारी करनी चाहिए, किन सेक्टर से दूरी बना करके चलनी चाहिए, लगातार चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसका क्या असर होगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की है। तो रविवार को शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।